अस्सलामुअलैकुम। कैबिनेट आर के साथ मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं अयाज असलम। एक बार फिर आपके लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने पता ही नहीं सी। मैं इशारे कर रही हूँ, आप करो आप करो। नहीं, इशारा तो कर दिया। इसकी आवाज नहीं आ रही। इशारा तो कर दिया, बट मुझे लगा जितनी देर में वो चलेगा मैं फिर ऊपर देखूंगा। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 16 प्रोग्राम्स को डॉक्टर सानिया निश्तर देख रही हैं। आज 3 प्रोग्राम्स के हवाले से हमने आगाही हासिल की है, जिसमें से एक एहसास कफालत प्रोग्राम है। पाकिस्तान में 80 लाख अफराद एहसास कफालत से मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके अलावा एहसास राशन प्रोग्राम भी जारी है, जिससे लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है। सेहत सहूलत कार्ड का इजरा भी किया गया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि एहसास प्रोग्राम के तहत एक जो प्रोग्राम है वो एहसास वजीफ़ा प्रोग्राम भी है, जिसके ज़रिए स्कॉलरशिप दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स की मदद की जाती है। इसके अलावा एहसास राशन प्रोग्राम भी जारी है, जिससे लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है। अशिया खुलनोश की फराहमी सस्ते नरखों पर दस्तयाब है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि निश्तर हस्पताल में जल्द ही नई पनाहगाह की तामीर की जा रही है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्तान में 52,000 अफराद को कर्ज की सहूलत दी जा रही है। मुल्तान के मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त से मुतालिक आगाही भी आज हमें दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 80 लाख अफराद एहसास किफ़ालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत तालीमी वज़ाइफ और एहसास राशन प्रोग्राम भी जारी है। पहली से 12वीं जमात तक के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को बुनियादी अशिया सस्ते दामों मुयस्सर आ सकेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि निश्तर अस्पताल में जल्द ही नई पनाहगाह की दोबारा तामीर की जाएगी और इस प्रोग्राम के तहत मुल्तान में 52,000 अफराद को कर्ज की सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर भी मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया है कि 52,000 अफराद को कर्ज की सहूलत दी जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुआवजा बिला मुआवजा फ्राहम किया जाएगा। मुल्तान की आवाम को बराह रास्त रिलीफ देने के लिए बिला इम्तियाज सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब की तरक्की पर हुकूमत का खुसूसी फोकस है। हुकूमत के इमेज की बेहतरी के लिए महकमे मुनफरद इकदामात मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में 80 लाख अफराद एहसास के प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत तालीमी वज़ाइफ और एहसास राशन प्रोग्राम का भी आगाज किया गया। पहली से 12वीं जमात तक के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जबकि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को बुनियादी अशिया सस्ते दामों मुयस्सर आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं बरता जा रहा। सियासी तौर से बालातर होकर तमाम अफराद को बिला इम्तियाज सेहत इंसाफ कार्ड फ्राहम किए जा रहे हैं और तमाम अफराद जो कि सेहत इंसाफ कार्ड होल्डर हैं वो अपना और अपने फैमिली का 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि 16 प्रोग्राम्स को इस वक्त डॉक्टर सानिया बैक वक्त देख रही हैं और ये तमाम प्रोग्राम्स आवाम की फलाह के लिए शुरू किए गए हैं, जिसमें एहसास कफालत प्रोग्राम भी है, एहसास वजीफ़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा सेहत सहूलत कार्ड का इजरा भी किया गया है ताकि लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर आ सकें और इन सहूलियात का खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 52,000 अफराद को कर्ज की सहूलत दी जा रही है। पाकिस्तान में 80 लाख अफराद एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। एहसास वजीफा प्रोग्राम के तहत तलबा को वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं।
वैसे सलमा, इसके हवाले से अगर हम मजीद बात करें तो एहसास प्रोग्राम के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान का ये वो विजन है कि जब वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आए तब से लेके अब तक उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस रहा, और वो ये था कि आम जो आदमी है उसकी हालात ज़िंदगी जो है उसको बेहतर किया जाए। और ये भारी जिम्मेदारी जो है ये डॉक्टर सानिया निश्तर के कंधों पर डाली गई, जिसका उन्होंने बड़ी खूबी के साथ, बड़ी खुश उसलूबी के साथ उन्होंने इसको अंजाम दिया। और अब हम ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एहसास प्रोग्राम जो है उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इस सिर्फ एहसास प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एहसास राशन प्रोग्राम इसके अंदर शामिल है, पनागाहें इसके अंदर शामिल है, इसके साथ एहसास कर्जा जात स्कीम जो है वो इसके अंदर शामिल है। और इसके साथ साथ खास तौर पर वो तालिब इल्म जो कि मुस्तहिक तालिब इल्म हैं उनको जो तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं वो भी इसी एहसास प्रोग्राम के तहत ही फराहम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में एहसास ट्रक सर्विस जो है उसको शुरू किया गया है ताकि जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनको खाना मुहैया किया जा सके, और वो लोग जो कि अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं अच्छे तरीके से खा सकते, एहसास राशन प्रोग्राम के तहत उनको ये फैसला किया गया कि ये खाना जो है वो पहुंचाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों इस प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसके तहत खास तौर पर जो घर की आपकी ग्रॉसरी है उस ग्रॉसरी के ऊपर एक खुसूसी रायत जो है वो फराहम की गई हुकूमत की जानिब से। और इस रायत के तहत ऐसे तमाम अफराद जो कि 50,000 से कम उनकी इनकम है वो अपना ID कार्ड जो है 8171 पर मैसेज करके देख सकते हैं कि आया वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और उसके बाद वो लोग भी माहाना इसके ऊपर इस्तिस्ना जो है वो हासिल कर सकते हैं। माहाना उनको भी इस पे कंसेशन मिल सकती है, दालों पर, घी पर, जिस तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। यहाँ गुजारूंगी। 2 चीज़ें मैं मीडिया के तवस्सुत से लोगों को पहुँचाना चाहती हूँ। एक तो ये कि हमारा पोर्टल है ehsastracking.pas.gov.pk। जो भी इसको इस वक्त टीवी पे दिखा रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ehsastracking.pas.gov.pk का URL आप प्लीज़ दिखाइए। ये हमारा वो पोर्टल है जहां आप शिनाख्ती कार्ड नंबर डाल के ये देख सकते हैं कि क्या आप एहसास किफ़ालत और एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए ख़ानदान अहल हैं या नहीं। एक तो ये दूसरी बात एहसास राशन से मुतल्लिक़ मैं उधर से देख के पढ़ूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें। है उसमें 2 किस्म की रजिस्ट्रेशन इस वक्त जारी हैं। एक रजिस्ट्रेशन उन ख़ानदानों के लिए जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ये 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए माहाना 1000 रुपए की किरियाना रियायत का प्रोग्राम है, जिसमें 22 रुपए, जैसे कि मखदूम साहब ने फरमाया, 22 रुपए किलो आटे के ऊपर, 105 रुपए पकाने के तेल या घी के ऊपर और 55 रुपए फी किलो दालों के ऊपर रियायत दी जाएगी। अगर कोई ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होना चाहता है तो वो 8171 पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर उस मोबाइल फ़ोन से भेजे जिस पर उसकी सिम रजिस्टर हो। और अगर कोई किरियाना मालिकान इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो वो ehsaasration.pas.gov.pk पर अपनी दरख्वास्त डालें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करें और या वो नेशनल बैंक की करीबी शाख से रुजू करें। एहसास राशन प्रोग्राम जो है ये वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पे लाया जा रहा है। इम्पोर्टेड महंगाई के तनाजुर में ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। इस पर बहुत तेज़ी से अमल हुआ है और ये यूटिलिटी स्टोर्स पे और किरियाना दुकानों पे दोनों पर इसका नफाज होगा। एक एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम से ये सब्सिडी दी टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। तो ये 2 चीज़ें मैं थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। खानदान ऐसे हैं अब तक जिसके पास अभी भी शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं। क्या नादरा को इस बात के लिए मुखारिज किया जाएगा कि वो फौरी तौर पे उन मुस्तहिक खानदानों के शनाख्ती कार्ड बनवाएं ताकि वो कम से कम राशन वाली सहूलत से फायदा उठा सकें? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और आपने जैसे कि देखा एहसास प्रोग्राम में जो तमाम जो लोगों के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं 16 प्रोग्राम्स में, वो सब डिजिटल निज़ाम के ज़रिए होते हैं। शिनाख्ती कार्ड उसके लिए लाजिम और मलजूम है, क्योंकि शिनाख्ती कार्ड का जो नंबर होता है उसके ज़रिए हम जांच पड़ताल करते हैं, सर्वे डेटा से भी देखते हैं और बाकी दूसरे कवायद के साथ भी जांच पड़ताल होती है। किसी के पास गाड़ी तो नहीं है, कोई टैक्स दहिंदा तो नहीं है, कोई बैरून मुल्क सफ़र तो नहीं करता। आपने देखा होगा 2019 दिसंबर में हमने 8,50,000 लोग इसी तरह से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की लिस्टों से निकाले थे। गुज़श्ता अदवार में बदकिस्मती से ये एक
روایت پڑ چکی تھی کہ جو سماجی تحفظ کے پروگرام تھے ان کو کرپشن کے لیے، اقربا پرپری کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو احساس جو ہے وہ انہی بنیادی اصولوں پر ہم نے بنایا ہے کہ شفافیت ہو، میرٹ کا بول بالا ہو، قواعد و ضوابط کا اطلاق ہو، ہیومن ڈسکریشن کوئی نہ ہو، ایک منظم، شفاف، غیر جانبدارانہ انداز سے ہیومن ڈسکریشن کے بغیر ڈیجیٹل نظام سے تمام پروگرامز کی ڈپلائمنٹ ہو. تو اس لیے شناختی کارڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور نادرا پوری طرح متحرک ہے کہ ایسے خاندانوں کے لیے جن کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو وہ شناختی کارڈ ضرور بنائیں. اور آپ کا سوال اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ جو جتنا پسماندہ ہوتا ہے، جو جتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جتنا غریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا حکومتی وسائل تک رسائی بھی کم ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے. تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے سوال کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ کے جو اساس پروگرام کے تحت خواتین کو کفالت دی جاتی ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے نا رویہ بڑا مطلب ناروا قسم کا ہوتا ہے. لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے، کھڑکیاں توڑ دی ہوتی ہیں خواتین، اور انہیں دھکے دے کے نا وہاں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ انہیں پیسے جو ہے نا وہاں سے مل سکیں. جی، اساس کفالت اور اساس بچوں کی تعلیمی وظائف اور اساس ایمرجنسی کیش میں اس وقت پاکستان کی تقریباً 40% آبادی ان پروگراموں میں شامل ہے. اور جب اتنے بڑے پیمانے پہ ایک پروگرام چلتا ہے تو جہاں پہ اچھی خوش اسلوبی سے ادائیگیاں ہوتی ہیں، وہاں کچھ ایسے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کا آپ بالکل ٹھیک ذکر کر رہی ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے پیمنٹ سسٹم کا جو طریقہ کار ہے وہ اگلے مالی سال میں بدل دیں گے، تو اور اس میں انشاءاللہ لوگوں کو کافی سہولت ہوگی کہ وہ بہت ملٹیپل جگہوں سے پیسے لے سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو پرابلم ہے یہ بھی اس کا جلدی ادراک ہو جائے گا. مقبول صاحب، جیسے کہ پاکستان میں افغانستان کا جو کرائسس تھا، طالبان نے ٹیک اوور کیا تو پوری دنیا ان کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن وہاں کے جو عوام کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کی اسٹرگل، پرائم منسٹر کی اسٹرگل، تو ان کے لیے راشن، ادویات اور ان کے یہ کھانے پینے کے لیے آپ نے چیزیں وہاں بھجوائی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، افغان پاکستان کے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. اس کے بارے میں کچھ دیکھیے پہلی مخدوم صاحب، یہ انٹرنیشنل معاملات پہ ایک ملتان کے حوالے سے بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ چوکوں کو سجایا جا رہا ہے، اس میں بہت خوبصورت کلمہ طیبہ لکھا جا رہا ہے. لیکن اگر تجویز ہے ہماری کہ اگر کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی لکھ دیا جائے تو اس کی خوبصورتی میں اور برکت میں اضافہ ہوگا. اچھی بات، یہ تجویز ہے ہماری. اچھی بات. اسی کے ساتھ آپ نے ایک بات کی کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں جو ہے 50% جو ہے وہ فنڈس خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ آج ہی کمشنر نے میٹنگ کی آپ کی میٹنگ سے پہلے، اور انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ابھی تک جو سال کے ہیں 35% بجٹ. آپ ایسے کریں اس کا ہیڈ آؤٹ آیا نہیں، آپ ابھی جا کے ابھی وہ آپ بات کریں گے ڈویژن کی، میں بات کر رہا ہوں ضلع کی. کمشنر دیکھتا ہے ڈویژن کو، ڈویژن میں مختلف اضلاع ہیں، ہو سکتا ہے کسی ضلع میں آگے ہو کسی میں پیچھے ہو. میں ملتان ضلع کی بات کر رہا ہوں، اس کی معلومات آپ نے لینی ہے تو ڈپٹی کمشنر کو آپ کو مصدقہ فگر مل جائے گا. وہ ابھی میں سن کے آ رہا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، آپ کے سوال کا جواب، بھائی اس کا جواب تو دینے دینا، ایک سوال کا جواب تو دے دے یار، میں سن لیا نا، آپ جواب تو لے لو میرے بھائی. افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے وہاں کے ہیومینیٹیرین کرائسس کو دور کرنے کے لیے اور اکنامک کلیپس سے افغان لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی. اقوام متحدہ کے فورم پر وزیر اعظم نے آواز اٹھائی، میں نے مختلف وزراء خارجہ سے بات کی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے 19 دسمبر کو 41 سال بعد OIC کا ہنگامی ایکسٹرا آرڈنری اجلاس کیا، جس میں کہ OIC کے وزراء خارجہ کو مدعو کیا گیا. 30 کے لگ بھگ وزراء خارجہ اس میں آئے، جس میں فارن منسٹرز بھی تھے اور ڈپٹی فارن منسٹرز بھی تھے مختلف ممالک کے، جس میں P5 کنٹریز ہیں، یورپین یونین ہے اور ممالک ہیں جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، امپورٹنٹ کنٹریز. ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان بھی آئے. مقصد کیا تھا کہ افغان عوام کو
बच्चियों को, ख़वातीन को महफूज किया जाए। उनकी जो इस वक्त जो गिल्लत के अपना जो ग़िज़ा की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए और सर्दी के आलम में उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अल्लाह के फजल करम से हम एक स्पेशल OIC इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तहत एक ट्रस्ट बनाने में कामयाब हो गए। अल्लाह के फजल करम से हम एक स्पेशल एनवॉय ऑफ द OIC डेडिकेटेड टू अफगानिस्तान उसको नामजद करने में कामयाब हो गए। अल्लाह के फजल करम से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो जो कि नहीं थी उसको मज़ूल कराने में कामयाब हो गए। और अल्लाह के फजल करम से हमारे इस इजलास के बाद सलामती काउंसिल का एक इजलास हुआ जिसमें एक मुत्तफ़िका करारदाद जो अमेरिका ने मूव की, सब ने तायद की, उसको पास करवाने में कामयाबी हुई। और उसमें क्या है कि जो सैंक्शंस की कदगन लगी हुई थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उसमें नरमी का ऐलान किया गया और अब वहां जो चीजें हैं वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान ने जो अनाउंस किया था उसकी पहली खेप वहां पहुंच चुकी है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, आपने बॉर्डर से बात की है। देखिए, जो बॉर्डर को फेंस किया जा रहा है अफगानिस्तान के पाकिस्तान के बॉर्डर को, उस पे तकरीबन 94-95% काम मुकम्मल हो चुका है। 2017 से शुरू हुआ और अब जो 95% काम हो चुका है। मुश्किलात आई हैं, रुकावटें आई हैं, शहादतें भी हुई हैं, लेकिन हमने ये काम किया है दोनों मुल्कों के मफाद में, ताकि तजारत रेगुलेट हो सके, ताकि जो ऐसी अनासिर हैं जो हमारी सरजमीन या अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, उनको मौका न मिल सके और आमदो रफ्त में एक रेगुलेशन हो, वीज़ा के जरिए लोग आए और हम उसको उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड में सहूलत आए। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो हमने अफगान अथॉरिटी से टेकअप किए हैं, हमारी बातचीत चल रही है, उनका एक बड़ा मुस्बत जवाब भी आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सफारती ज़राए के ज़रिए, गुफ्त शरीत के ज़रिए इस मसले को हल कर लेंगे। मत भूलिए कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो इस वक्त मिसाली हैं वो आगे बढ़ते चले जाएं। वो रखना अंदाजी डालते हैं, डालते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उनके अज़ाइम को हम खाक में मिलाएंगे। हमने जितने नेबर्स हैं अफगानिस्तान, उनको भी यकजा किया है और एक नया प्लेटफॉर्म हम बनाने में कामयाब हो गए हैं और वो है दी इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान। उसकी एक मीटिंग इस्लामाबाद में हो चुकी है, उसकी दूसरी मीटिंग तेहरान में हो चुकी है और उसकी तीसरी मीटिंग इंशाअल्लाह फरवरी में चीन में होगी। तो हमारी पेशरफ्त अफगानिस्तान के बारे में बड़ी मुनासिब है। अब किसी और को जवाब। जहांगीर तरीन ने कहा है कि जहाज का रुख नून लीग की तरफ भी हो सकता है, उनकी दोस्ती है सियासी जहाज का। 2023 के इलेक्शन में आप किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे? और सर इसी से देखिए, बात सुनिए भाईजान, जिसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। जी सर। आपको मुबारकबाद देती है, आप PTI के वाइस कप्तान बन गए हैं। 2023 का इलेक्शन टूर्नामेंट आप PTI आपकी कप्तानी में खेलेगी या इमरान खान की कप्तानी? PTI का एक ही कप्तान है और आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, उसका नाम इमरान खान है। ठीक है। मार्च में OIC की मीटिंग आपने कॉल की है, ये वज़ीर ख़ारजा की, उसमें क्या आप इंडिया को भी ऐसे डेलीगेट इनवाइट करेंगे? माशाअल्लाह। इस सवाल का जवाब मैं कहूंगा माशाअल्लाह। जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ वो कर रहे हैं, जो जुल्म बर्पा कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे उनको इनवाइट करना? सोचिए ना, जो पाकिस्तान को अंदर यहां इंसर्जेंसी को हवा देना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर जो कैफियत उनने पैदा करने की कोशिश की है आपके सामने है, तो आप जरा सोच लीजिए। हाँ, 27 तारीख भी है, बिलावल ने तहरीक चलाने का
इस्तेमाल किया है। क्या समझते हैं कि ऐसे मौके पे जब एक साल बाकी है ऐसी तहरीकें में सामने आएंगी, इसका किस तरह सामना करेंगे? देखिए मदर भाई, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक अच्छी रिवायत जन्म ले रही है, और वो क्या है? वो रिवायत ये है कि एक सिविल हुकूमत से दूसरी सिविल हुकूमत को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार बज़रिया इलेक्शन 2008 में एक हुकूमत मुंतखब हुई, उसने 5 साल पूरे किए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, और फिर इलेक्शन हुआ। यार सो व्हाट, इट्स द पार्टी, इंडिविजुअल्स कैन चेंज, इन हाउस चेंज होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हुआ, वो उनकी अपनी पार्टी का फैसला था। अगर कोई नाअहल हो गया तो उस पर क्या करती पार्टी? पार्टी ने किसी और को नामजद कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो गए, राजा परवेज अशरफ आ गए, तो उनका अपना अंदरूनी फैसला था ना। लेकिन हुआ क्या, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुकम्मल हुआ, 5 साल मुकम्मल हुए, इंतखाबात हुआ, पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई, नून लीग इक़्तिदार में आ गई। 2013 में नून लीग आ गई, पूरे 5 साल नून लीग ने मुकम्मल किए और पुरअमन इलेक्शन के जरिए इंतकाल इक़्तिदार हुआ। 2018 आ गया, 2018 में नून लीग को शिकस्त हो गई, पीटीआई को और हलीफों को लोगों ने मैंडेट दे दिया और पीटीआई की हुकूमत आ गई। अब मंतकी नतीजा यह है कि अगर पाकिस्तान में जो जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं, जो आइन की बात करते हैं और आइन की पासदारी का आए दिन दर्स देते हैं, तो जमहूरी अमल तो इस बात का तकाजा करता है कि ये टर्म मुकम्मल होनी चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, और इंतखाबात में अवाम जिसको मुंतखब करते हैं उसको पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल हो जाना चाहिए असूलन। अब कोई तहरीक चलाना चाहता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उनका हक है, बेशक करें, हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर वो करना चाहते हैं बेशक करें, हमारी हमें उसकी कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर सानिया, मैं आपको क्वेश्चन करना चाह रही थी बहुत देर का, क्योंकि हम ट्रैक से हट रहे थे, मुझे बार-बार ये लग रहा था। आपने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी और इससे पहले भी हम ये सुनते रहते हैं, आपका रेडियो प्रोग्राम भी है, साथ प्रोग्राम के हवाले से चल रहा होता है। तो मुझे थोड़ा सा और हम सबको ये बताएं कि सारे निज़ाम में मॉनिटरिंग का सिस्टम आपने कैसे डिज़ाइन किया है और वो किस तरह हो रहा है, क्योंकि बार-बार साइबर क्राइम के हवाले से इस वक्त मेरे मोबाइल में मैं आपको 10 से ज़्यादा मैसेज दिखा सकती हूँ जिसमें मुझे ये लिखा गया है कि आपने रकम ले ली है और इस तरह से है जो आपकी इमदाद मंजूर हो गई है। तो ये लोगों को ये जो डिट्रैक्ट किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या करें? आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक तो जनरल मॉनिटरिंग है, क्योंकि 16 प्रोग्राम्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, हर यूसी तक हमारी ऑपरेशंस हैं। हम कैसे प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं, उसकी क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो तो एक सेपरेट सवाल है। मगर क्योंकि आप साइबर क्राइम मॉनिटरिंग की बात कर रही हैं, तो उसमें हमारी पीटीए के साथ, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और एफआईए के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। जहां भी पैसों की तरसील का निज़ाम होता है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, कोई और प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हो या बैंकों के निज़ाम हो, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली साइबर अटैक्स होते हैं और ये बदउनवान अनासर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। हमारा एक, और हमने कई सेवरल प्रॉन्ग्ड उसकी एक स्ट्रेटजी है। पहले तो ये कि जो भी हम फेक ऐप्स पकड़ते हैं, फेक मोबाइल नंबर्स पकड़ते हैं, फेक यूआरएल्स पकड़ते हैं, वो हम पीटीए को रिपोर्ट करते हैं। उनके साथ हमारे एक ऑनलाइन इंटरफेस है, वो उसको जांच पड़ताल के बाद उनको ब्लॉक करते हैं। मोबाइल नंबर्स हैं, फेक व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वो उनको रिपोर्ट करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं। उसके बाद हुकूमती निज़ाम है, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना मुनासिब भी नहीं है कि हम साइबर क्राइम किस तरह डील करते हैं। उसमें बहुत सी एजेंसीज होती हैं और बहुत सी एजेंसीज मिलके काम करते हैं, गैंग्स होते हैं, उनके ऊपर हम रेड करते हैं, उनकी लोकेशन मुतय्यन करते हैं, उनको उठाते हैं। एक जो चीज़ हमें जिसमें बहुत वीकनेस नज़र आ रही है, वो पीका एक्ट में, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसमें उसके कुछ जो कोविनार्स हैं, शिकें हैं, उनमें कमज़ोरी है। इसलिए ऐसे लोगों को जब जेल भेजते हैं तो वो जमानत करके बाहर निकल आते हैं। तो हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को एक समरी भी भिजवाई हुई है
کہ ہم جو نظام چلاتے ہیں، جو الیکٹرانک پیمنٹس کرتے ہیں، اس میں شفافیت کے لیے اور ایسے لوگوں کو اگزامپل بنانے کے لیے کچھ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری جو تجاویز ہیں وہ اس وقت بھی زیر غور ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی. اس کے علاوہ جو انگلش کا کانٹینٹ ہے وہ تو بلاک کرنے کے لیے کافی نظام ہے، مگر انگلش کے جو اردو کے میسیجز ہیں ان کو بلاک کروانے کے لیے ایک اور نظام ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو پہلے سے خاصی کمی ہوئی ہے، مگر یہ ایک آن گوئنگ سفر ہے اور یہ خالی احساس پروگرام ہی اس کا وکٹم نہیں ہے. یہ تمام بینکنگ کا نظام، تمام جہاں بھی پیمنٹس ہوتی ہیں، الیکٹرانک ریسورسز کی موبلائزیشن ہوتی ہے، پوری دنیا میں وہ اسی طرح کے پرابلمس فیس کرتی ہیں. اور ہم نے اپنے سائبر کرائم یونٹ، اپنی سسٹمز، اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. آپ نے ابھی پچھلے 3 دن پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کی تھی کہ اب DGFIA اور میں ہر ہفتے منڈے کو ایک میٹنگ چیئر کیا کریں گے تاکہ جو بھی چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں اس پر جلدی سے جلدی عمل درآمد ہو اور کانکریٹلی عمل درآمد ہو. مگر دوبارہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو قانون میں جو ایشوز ہیں، قانون میں جو لوپ ہولز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے میں ہمیں باقی کولیگز کی پوری طرح معاونت چاہیے ہوگی. تھینک یو جی. فرما دیجیے گا، آپ ضلع انتظامیہ نے آپ کو بریف کیا آج ملتان کے منصوبوں کے حوالے سے. سر یہ فرما دیں کہ نشتر 2 کے بارے میں بھی کب کوئی بات ہوئی اور وہ کب تک آپریشنل ہو رہا ہے؟ نشتر 2 پہ کام آپ کے سامنے ہے، کام شروع ہے اور تیزی سے شروع ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد مکمل ہو اور اس پر پوری توجہ دی جا رہی ہے. ملتان جی اس سال فرسٹ فیز جو اسٹارٹ فرسٹ فیز انشاءاللہ اس کا شروع ہے. آپ نے دیکھا کہ نشتر 2 میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ شاہ رکن عالم مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ملتان کے عوام کو پہنچے گا انشاءاللہ. تھینک یو جی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر ملتان میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور وزیر خارجہ نے نہ صرف احساس کفالت پروگرام اور دیگر حکومتی پروگرام سے متعلق بریف کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے پاکستان نے عالمی فورمز پر آواز اٹھائی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 30 ممالک کے وزراء خارجہ کو افغانستان کے مسئلے پر اسلام آباد میں جمع کیا، خصوصی فنڈ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، پابندیوں میں انسانی بنیادوں پر نرمی کی درخواست کی جو کہ قبول بھی کر لی گئی. افغان بارڈر پر باڑ دونوں ممالک کے مفاد میں لگائی جا رہی ہے. افغان سرحد پر ناخوشگوار واقعات پر افغانستان سے رابطے میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا گیا. تمام کریانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹورز اس پروگرام کے تحت سبسڈائز راشن لوگوں تک پہنچا سکیں گے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں سماجی تحفظ کے پروگرام کو اقربا پروری کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن موجودہ حکومت اسے لوگوں کے تحفظ اور ان کو مستفید کرنے کے لیے اس سماجی پروگرام استعمال کر رہی ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ احساس راشن پروگرام کے تحت ایسے تمام افراد جو کہ مستحق خاندان ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ 8171 پر میسج کر سکتے ہیں، جس کے تھرو ان کو اس بات کی گارنٹی حاصل ہو جائے گی کہ آیا وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں. ایسے تمام گھرانے جو 50,000 سے کم آمدن والے گھرانے ہیں وہ احساس راشن پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسے غریب طبقہ کہ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ جلد از جلد اپنا شناختی کارڈ بنوائیں، کیونکہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہیں وہ اس پروگرام سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. شناختی کارڈ کے ذریعے ہی نادرا سے ڈیٹا کو ویریفائی کیا جائے گا اور ویریفائی کرنے کے بعد ایسے گھرانے اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا مزید کہنا تھا کہ احساس راشن پروگرام کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے تاکہ پاکستان کی وہ عوام جو غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے وہ مستفید ہو سکیں. کیبنٹ آر میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.